हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे क्लास में खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं फिरोज़ जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, इतिहास को एक दूसरे से रिलेशन जो होता है ना, उसको जोड़ के पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले सोचिए, समझिए। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सनालिटी जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही हो, बहुत सारी किताबें लिखी गई हो, या बहुत सारे फिल्म बना हो, या बहुत सारे साहित्य में लिखा गया हो। दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसके बारे में बॉलीवुड ने मूवी भी बनाई, विवाद के कटघरे में भी खड़ा कर दिया गया, और आज भी लोग बहुत सारे बात विवाद करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे में जो बीपीएससी का जो प्रश्न है, या यूपीएससी का है, या जो जितने भी हिंदी लेवल का जो स्टेट पीसीएस है, उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, यही अजब तरीके का है। थोड़ा सा अगर चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आज का ये जो क्लास है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये प्रारंभिक जीवन का एक परिचय, एक झलक मिलेगा। देखिए, कोई भी लाइफ में जैसे होता है कि बहुत जो इंटेलिजेंट होता है ना, बहुत सुपर इंटेलिजेंट जो होता है ना, तो सुपर इंटेलिजेंट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि वो बीपीएससी कंप्लीट किया हो, या आईएएस कंप्लीट किया हो, या कुछ ऐसा पीसीएस में टॉपर्स हुआ हो। ये वही लोग करते हैं जो बिल्कुल मध्यम मार्गी होते हैं। और मध्यम मार्गी के लिए कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है ना, कि थोड़ा सा गधों की तरह वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट होता है। और कुछ तरीका होता है, कुछ डिसिप्लिन होता है। जो सुपर एनर्जेटिक और सुपर जो काफ़ी जीनियस होते हैं, वो फटाफट किसी न किसी में चले जाएंगे। जैसे रेलवे देंगे, रेलवे हो जाएगा, एसएससी देंगे, एसएससी हो जाएगा, फटाफट ये मेडिकल इंजीनियरिंग इसमें हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट वालों को या जीनियस लोगों को इसमें नहीं होता। ये आंकड़ा, ये शर्तें हैं या कुछ पता नहीं क्या है। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इनके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था, और इनका जन्म लगभग 1296 यानी कि 1295 और 96 में हुआ था। बचपन में जो कहा जाता है ना, बचपन में सभी लोगों का कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी के बारे में देख के बता देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत सारे फिलोसफरों ने ये बात कहा था कि अगर आप अपने दोस्तों के बारे में मुझे बताइए तो मैं आपका फ्यूचर जो है, अभी मैं आपका भविष्य तय कर देता हूँ और बता देता हूँ कि आप कहाँ जाने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी एकदम साधारण बालक था, लेकिन असाधारण होने की जो एक सफ़र था, जो एक यात्रा था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। कहा जाता है कि शुरू से ही जो सुल्तान थे यहाँ दिल्ली सल्तनत के, जो खिलजी के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी, उनको बहुत ही प्यार था, बहुत ही स्नेह था, क्योंकि वो रिश्ते में चाचा लगते थे। और जहाँ तक लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी की अंदर जो योग्यता थी, उस व्यक्ति को, इस बंदे के दिमाग में एक चित्र के रूप में दिख रहा था। और यही वजह था कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना ज़्यादा स्नेह दिखाया कि उन्होंने अपनी पुत्री का शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी। उन्होंने अपनी पुत्री का शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी। अलाउद्दीन खिलजी से कर दी। ऐसे भी अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बीपीएससी के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। कहा जाता है इनका जो जन्म है वो 1266-67 में हुआ था। और जलालुद्दीन जो फिरोज़ खिलजी हैं, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक बनाया था, अमीर ए तुजुक बनाया। यहाँ पे एक बात थी कि जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान थे तो उनके जीवन में एक घटना घटी थी, मलिक छज्जू का।
मलिक छजू चाहते थे कि हम सुल्तान बन जाए, उन्होंने एक विद्रोह खड़ा कर दिया। तो उस समय देखा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरीके से उनका दमन किया, इस दमन से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कड़ा की सूबेदारी दे दी, कड़ा की सूबेदारी दे दी। ये कड़ा की सूबेदारी, कड़ा की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कड़ा है, उत्तर प्रदेश में कड़ा है। और कहा जाता है कि कड़ा की सूबेदारी देने के बाद कह सकते हैं यहाँ पे लगभग 1291-92 में, यानी कि जब ये कड़ा के गवर्नर बने, जब ये गवर्नर बने तब उन्होंने अपनी सेना की शक्ति को काफ़ी बढ़ाया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सेना की शक्ति को काफ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। सेना की शक्तियों को बढ़ाना और अपने आप को एक विस्तार करना, ये एक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इनकी महत्वाकांक्षा उस समय दिखेगी जिस समय इनको लगेगा कि अब हमें सम्राट बनना चाहिए, अब हमें सुल्तान बनना चाहिए, हमको दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालना चाहिए। ये उस समय होता है जब देवगिरी को ये लूटते हैं। वो सफ़र अभी चल ही रहा है। 1191-92 में इनको गवर्नर बनाया गया, यहाँ पे गवर्नर बनाया गया। तो देखिएगा यहाँ पे कहा गया यहाँ पे कि उन्होंने सुल्तान से मालवा पर आक्रमण करने के लिए, कहा जाता है कि मालवा पर आक्रमण करने के लिए इजाज़त मांगी थी सुल्तान से, और सुल्तान ने इनकी योग्यता को देखते हुए उनको इजाज़त दे दी। ये जब मालवा को विजित करने की इजाज़त जब दे दी, तब इन्होंने अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। जब शक्ति और बढ़ गई तब उन्होंने एक काम किया। यहाँ पे देखा जाता है कि कहा जाता है कि ये कड़ा से, यानी कि कड़ा से उज्जैन की तरफ चले, उज्जैन की तरफ। और इनके बारे में कहा जाता है ये अभी सफ़र वो है जब ये सुल्तान नहीं बने थे। ये उस वक्त की कहानी है जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी अभी नहीं आसीन हुआ था। ये उस सफ़र हो रहा था और कब से उसको इच्छा जाहिर होती है कि मुझे दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालना चाहिए, कब उसके अंदर ये भावना होती है, कब ये महत्वाकांक्षा जग जाती है कि नहीं, हमको इस दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालना है। तब उन्होंने, कहा जाता है कि उसी उज्जैन में उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को लूटा था, तोड़ दिया था, क्योंकि ये लोग इस्लामिक जो पद्धतियां हैं उसके आधार पर ये लोग काम करते हैं। भारत में अगर इस्लाम की जब किसी भी सल्तनत की स्थापना होती है तो उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रशासन और कानून और जो उनका जो आधार तय होता है वो इस्लामिक पद्धति पे ही मतलब समझिए कि आधारित होता है। हिंदू धर्म वाले भी कम नहीं है। हिंदू धर्म के जितने भी सम्राटों ने इस गद्दी को हासिल किया, उसने भी हिंदू पद्धति को भी अपनाया। इसलिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि जब उन्होंने उज्जैन को लूटा तो यहाँ कहा जाता है कि इसी समय उन्होंने भीलसा को भी जीता था। भीलसा को जीता, और भीलसा को जीतने के क्रम में कहा जाता है कि सुल्तान इतने खुश हुए कि उनको एक पदवी दे दी, जिसको कहा जाता है आरिज ए मुमालिक। देखिए, भीलसा की खुशी में सुल्तान ने फिर से इनको आरिज ए मुमालिक बनाया, और कहा जाता है कि भीलसा में ही किसी से ये बात पता चला कि देवगिरी पे अगर अटैक किया जाए, देवगिरी पे अगर आक्रमण किया जाए तो इतनी सारा धन संपत्ति मिलेगा, इतनी सारी धन संपत्ति मिलेगा कि दिल्ली सल्तनत को कितना दिनों तक बिठा के खिलाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सुल्तान की नज़रों में खुद को और ज़्यादा सम्मानित पाना ये अलाउद्दीन खिलजी के मन में कहीं ना कहीं था, लेकिन महत्वाकांक्षा भी काफ़ी जागृत कर रही थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे
तब उन्होंने, कहा जाता है कि तब उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण करने की आज्ञा और इजाज़त सुल्तान से मांगी, और सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत में आक्रमण करने की इजाज़त अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी को जब इजाज़त मिल गई थी, जब इजाज़त मिल गई कि आप देवगिरी पे अटैक कर सकते हैं, तब इनको ये बात पता था कि दक्षिण भारत पे अटैक करने का मतलब है कि अपनी शक्ति को काफ़ी संगठित करना, अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ाना। और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ाया, सेना को इतना संगठित किया, अपनी सेना को इतना ज़्यादा प्रसार किया कि बहुत बड़ी सेना लेकर के उन्होंने क्या किया था। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिएगा, चंदेरी यानी कि चंदेरी भिलसा होते हुए ये एलिचपुर पहुँचे। चंदेरी भिलसा होते हुए ये एलिचपुर पहुँचे, एलिचपुर। उसके बाद कहा जाता है कि जब ये यहाँ पे लगभग 16 फरवरी, डेट याद करना ज़रूरी नहीं है बट हम बता देते हैं, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ पे देखेंगे कि 16 फरवरी 1296 ईस्वी में देवगिरी पे आक्रमण किया। उस समय देवगिरी, अगर बात किया जाए उस समय देवगिरी का सम्राट यहाँ पे राजा रामचंद्र हैं। इस समय इनके पास, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय इनके पास सेना उतना नहीं था। इसलिए नहीं था कि इनका जो पुत्र था जिसका नाम था शंकर देव, वो ऑलरेडी एक अभियान में दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी सेना को लेकर के चला गया था। दोनों के बीच में बहुत बड़ा, यानी कि कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, एक ही का मतलब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, और राजा जो रामचंद्र देव थे, रामचंद्र जो देव थे यहाँ पे, इनके बारे में कहा जाता है, इनके बीच में बहुत ज़ोर से या बहुत ही एक हो सकता है कि बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। और घमासान युद्ध में रामचंद्र, जो राजा रामचंद्र थे, देवगिरी को हार गए। जब ये बात इनके पुत्र शंकर देव को बात पता चली, तो जब उन्होंने कूच किया देवगिरी की तरफ में, तब उनके पास इस युद्ध को लड़ने के लिए उनके पास राशन तक नहीं थे। देखिए, परिस्थितियाँ जब किसी के पक्ष में आने लगती है ना, तो उसका कहा जाता है लाइफ जो होता है वो बन जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो राजा रामचंद्र थे, जो देवगिरी का जो बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे, अगर हो सकता है कि यहाँ पे अगर बात किया जाए, बहुत सारा चीज़ें आपको दिखेगा इतिहास में। जब आप अपना ज़िंदगी जब जीने लगते हैं, जब आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे करने लगते हैं, तो कुछ एक सेकंड से ही लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल लाइफ में इसी तरह होता है। अगर शायद वो शंकर देव यहाँ पे होता तो शायद वो नहीं जीत पाता, तो बात अलग। इतिहास में शायद बहुत कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये है, तब देखिए दोनों के मध्य में जब लड़ाइयाँ हुई, तो लड़ाइयाँ अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में गया, और कहा जाता है कि इस समय अलाउद्दीन खिलजी जीत गए। और जीतने के बाद जो शंकर देव थे, उन्होंने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी धन संपत्ति इनको दिया गया। एक संधि हुई थी इनके बीच में, एक संधि हुआ इनके बीच में, और बहुत सारी धन संपत्ति मिला, बहुत सारी धन संपत्ति। और उसके बाद इन्होंने तय किया कि वार्षिक कर हम देंगे। वार्षिक कर देने का वायदा भी उन्होंने किया। इन्होंने वार्षिक जो कर होता है उसको देने का वायदा किया। और फिर ये जब पहुंचते हैं कड़ा के तरफ पहुंचते हैं, ये बहुत सारे धन संपत्तियों को लेकर के जब ये कड़ा के तरफ पहुंचते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ होता है। कहा जाता है ना कि अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ में दो चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएशन होता है। सबसे पहले कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी धन संपत्ति नहीं देखी थी। ये जो धन संपत्ति उन्होंने जो पाया था दक्षिण से,
ये धन संपत्ति उनके अंदर की महत्वाकांक्षा को काफ़ी बढ़ा दिया। कहने का मतलब है कि उनके अंदर की जो भावना पहले से जो जागृत हो रही थी, उसे आग बबूला के रूप में या ये कह सकते हैं कि एक ज्वाला के रूप में प्रस्फुटित कर दिया। उनके अंदर बनने वाली जो सुल्तान की जो भावना थी या सुल्तान बनने की जो इच्छा थी, उसको काफ़ी भड़का दिया। और ये महत्वाकांक्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा सड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ देखते हैं। और एक चीज़ है, जिनका संपत्ति पे एकाधिकार हो जाता है वही लोग राजनीति में अपनी स्थिति बहुत ही बेहतर करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था की बात है, जिसकी कमी राजनीति में कभी खले नहीं, ये प्रॉब्लम अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ से ख़त्म था। अब राजनीति में पैठ बनाना और बहुत ही अच्छी स्थिति को लागू करना और अच्छी स्थिति में लाना, ये जो अर्थव्यवस्था थी ये ऑलरेडी कर चुका था। अब यहाँ से सफ़र होती है कि नहीं, अब हमें दिल्ली की तरफ कुछ करना चाहिए। और कहा जाता है कि इसी समय इनके धन संपत्ति लूटने के वजह से इनके जो चाचा थे, जो सुल्तान थे, बहुत खुश हुए। उनको लगा कि नहीं, हमें अपने भतीजा, अपने दामाद से मिलना चाहिए। और ये मौका का फ़ायदा उठाया। एक 70 साल का बुढ़ा जो कहीं ना कहीं शासन चलाने में सफल था और कहीं ना कहीं समाज में उतनी समान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त थी, उसी फ़ायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में ही उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कड़ा में ही उनको कर दिया गया। उसके बाद जब ये धोखे से उनको मारा गया था, अब ये होता है कि दिल्ली की तरफ कुछ करते हैं। अभी दिल्ली दूर है, लेकिन देखिए दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखा जाता है, सबसे पहले तो जब दिल्ली की तरफ ये कुछ किया तो अपने आप को ये सुल्तान घोषित कर दिया। अपने आप को क्या किया? सुल्तान घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि सुल्तान घोषित कर देने के बाद कहीं सेना दुखी ना हो जाए या सेना कहीं भड़क ना जाए, तो सेना को बहुत सारा धन संपत्ति भी दे दिया। यानी कि यहाँ पे आप देखते हैं, सेना को धन दे दिया गया, सेना को धन दे दिया गया। उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी। जलालुद्दीन खिलजी के जो चाहने वाले थे, जो सरदार थे या जो अमीर कह सकते हैं कि वो चाहने वाले जो थे, इनके बहुत पसंद जो करते थे, उन लोगों को बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का भी बहुत बड़ा काम किया। उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ मिलाने के लिए उनको जैसे तैसे मनाया, साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाई और उनको अपनी तरफ किया। यानी कि सरदार को उनको बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा। यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ और भी, जब खबर पहुंची कि जलालुद्दीन की हत्या हो गई है, तो उनकी एक विधवा, जो उनकी पत्नी थी, उनकी विधवा यानी कि जो रानी थी, जिसका नाम था, उनका नाम था मलिका-ए-जहान। उनका नाम था मलिका-ए-जहान। मलिका-ए-जहान ने अपने छोटे पुत्र, जिसका नाम था कद्र खां, यानी कि छोटे पुत्र था जिसका नाम था कद्र खां, इसको रुकनुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। और रुकनुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित करने के बाद उसने यानी कि ये मलिका-ए-जहान ने उसको शासक भी बना दिया। इसका एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था, मलिक-ए-जहान का एक बड़ा पुत्र जिसका नाम था अरकली खां। कहा जाता है कि अरकली खां उस समय मुल्तान अभियान के लिए गया था।
और यही मुल्तान अभियान का फ़ायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का डर नहीं था कि अब दिल्ली में जब जाएंगे तो हमारी शामना किसी मजबूत सम्राट के साथ या मजबूत सुल्तान के साथ होगी। ऑलरेडी दिल्ली में कुछ करने के पहले इनको ये बात पता थी कि इसका जो अरकली खां है वो ऑलरेडी दिल्ली से बाहर है, मुल्तान में है। जिससे सबसे ज़्यादा डर था अलाउद्दीन खिलजी को, वही डर इनके सामने बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक समय होता है, मलिक जहान जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी जब घुस जाते हैं तो कत्लेआम शुरू हो जाती है। तब वहाँ पे उन्होंने एक खबर पहुँचाई अपने बड़े पुत्र को, लेकिन अरकली खान नहीं पहुँच पाता है, नहीं आ पाता है, और रुकनुद्दीन गद्दी छोड़कर भाग जाता है। क्या कहता है रुकनुद्दीन क्या करता है, गद्दी छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, जब रुकनुद्दीन गद्दी छोड़ के भाग जाता है तब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को यहाँ पे गद्दी पे आसीन हो जाता है। लेकिन एक बात और थी, दिल्ली में बड़ी ही मतलब भारी भरकम जो कहा जाता है सेनाओं के साथ ये पहुँचते हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में लगभग 50,000 घुड़सवार और लगभग 60,000 पैदल सैनिकों के साथ क्या करता है, दिल्ली में कूच कर जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जब ये दिल्ली पहुँचता है तो दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी के जो शुभचिंतक थे, जो अमीर और सरदार थे, जो उनको पसंद करते थे, सबसे पहले उनको अपने पक्ष में किया, अपने पक्ष में कर लिया। और पक्ष में करने के बाद वो दिल्ली को प्राप्त किया। और दिल्ली में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, दिल्ली में उन्होंने ये भी कहा जाता है इनके बारे में बलबन ने एक जगह बनाई थी, यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने एक लाल किले का एक निर्माण किया था। उन्होंने एक कह सकते हैं कि लाल किले का निर्माण किया था। उसी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराए। कहा जाता है कि यहीं पे उन्होंने खुतबा भी पढ़वाया। और ये कहा जाता है कि सुल्तान बनने के बाद इन्होंने लगभग सेना को क्योंकि सेना के बल पे ही भाई ये गद्दी को प्राप्त किया था, तो सेना को 5 माह का वेतन भी दे दिया। सेना को 5 माह का वेतन भी दे दिया। कुछ फैक्ट्स हैं, वेतन भी दे दिया। उसके बाद अमीरों को उच्च पद या ओहदे दिए गए ताकि भाई ये खुश रह सके। ये होता है, सफ़र है अलाउद्दीन खिलजी का। और उस सफ़र यहाँ तक आते आते वो बनते हैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। यानी कि राज्याभिषेक बलबन किले में इनका होता है। यहीं पे उन्होंने खुतबा भी पढ़वाया और सेना को 5 माह का वेतन दिया ताकि इनके विरोध में कोई विद्रोह खड़ा ना कर सके। और जो बड़े बड़े अमीर और सरदार थे उनको अपने पक्ष में कर लिया, उनको बड़े बड़े पदों पे बिठाया, उनको उपाधियाँ भी दी। और इस समय ये खुद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे आसीन हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बारी बारी से हर चीज़ को अलग अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो जाती है। हम मानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रारंभिक जीवन था उन्होंने सफ़र तय किया और यहाँ पे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हासिल कर ली। लेकिन दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हासिल करने के बाद क्या समस्या हुआ? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की लाइफ में बड़ी फंटास्टिक चीज़ें होती है। समस्या एक तरफ, समाधान एक तरफ। हर लोगों की लाइफ में अगर ऐसा है तो सफल है। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ से कुछ सीखना चाहेंगे तो यहाँ देखिएगा, ये है समस्या। समस्या से कभी भी अलाउद्दीन खिलजी विचलित नहीं हुआ, लेकिन समाधान पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और भी है,
दुनिया में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास तो समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान करना आपके हाथ में है। और अलाउद्दीन खिलजी जो समस्या का समाधान करता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे समस्या क्या थी, उसके बाद इनका जो समाधान है, जिसके वजह से इनके बारे में सिकंदर शानी कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इनको एक महान सुल्तान के रूप में भी देखा गया है, या ये कह सकते हैं कि इनको बहुत ही बर्बर तरीके से भी दिखाया गया है, तो हम लोग इसका जो नेक्स्ट है, जो समस्या और जो समाधान है, हम फिर सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं। तब तक धन्यवाद।